एक और डेटा है जिसका मैं बोलकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं ताकि आपके कुछ सवालात हैं। तो ये है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PLF डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा है 2020 का, जो ये कहता है कि रेगुलर जॉब्स में 15% मुसलमान हैं और नॉन मुस्लिम 24% है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि एवरेज अर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स की अर्बन एरिया में है पर मंथ वो 20,340 रुपये और मुसलमान की 13,672। ये डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं है तो क्या है बताइए आप। और फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान नॉन मुस्लिम जो है वो 15,878 इनकम है उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुसलमानों की 11,421। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपए का है सेल्फ एम्प्लॉयड में। मगर जो लोग रेगुलर जॉब्स में हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं करते। कैजुअल वेजेस में आप देख लीजिए, कैजुअल वेजेस में मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर हैं, 8,770 और 8,600 के करीब हमारे हिंदू भाई कमाते हैं। जबकि आर्टिकल 39 है हमारे पास, आर्टिकल 39 ये बातें कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं और मजलिस कोशिश कर रही है और करती रहेगी। हमारा इरादा है कि हम 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि हमारे MP जीत कर आए। मैं यकीनन बीजेपी हारना चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद एक मिसाल है जहां पर चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, सब आकर हैदराबाद में मजलिस के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते हैं और फिर उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है, अवाम उनको हरा देती है, दूसरी जगह पर जीत जाते हैं। तो तेलंगाना की हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क में कैसे हालात होंगे, क्या होंगे, किस तरह से माहौल आगे बढ़ेगा, ये मुझे नहीं मालूम। मगर इतना तो जानता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत खराब है। भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 2014 में जो GDP था 3,14,000 करोड़, 2023 में भी वही है। एक इसलिए कि सुप्रीम लीडर साहब ने अचानक उनको एक ब्रेन वेव आया कि टीवी पे आके बोल दिया कि भाइयों बहनों 4 घंटे में लॉकडाउन। अब आप बताइए कि 130 करोड़ का मुल्क है और आप 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं उन लोगों को। फिर उससे पहले उनको एक ब्रेन वेव आया कि राइट साइड से उठे किसी ने कहा, तो ने कहा कि भाई मैं नोट गायब कर देता हूं। नोट गायब कर दिए, उसमें GDP गिर गया पूरा। जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे पूरे बर्बाद हो गए, अभी तक नहीं उठे। तो ये 2 ऐसे इक़दाम उन्होंने किए जिससे आज पूरा मुल्क परेशान है। इतनी सबसे ज्यादा अगर नौजवान पूरी दुनिया में बेरोजगार है तो भारत में है, इंडिया में है। और इस वतन अजीज में 50% आबादी 28 साल से कम उम्र लोगों की है। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो किसी मुल्क में नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं लोग तो यकीनन इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बेहतरीन ताकतवर मुल्क बन सकता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा लास्ट नहीं करेगा, ये 2040 तक रहेगा। उसके बाद फिर ये एजिंग पॉपुलेशन शुरू हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से आप मुसलमानों पर इल्जाम लगाते कि इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करते। अरे इसका डेटा बताओ। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का वो बहुत गिरा है, 4.9 से मेरे ख्याल से अब 3.9 या 4 तक आ चुका है। सबसे ज्यादा गिरा है TFR रेट।
उस पर बात नहीं करने में बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। कहां पैदा कर रहे भाई, आप डेटा तो दो। अब बोलते नहीं आप लोग बहुत शादी करते, महिला वो भी डेटा दो। जो लास्ट सर्वे हुआ था उसमें हमारे हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में ज्यादा फर्क नहीं था दूसरी बीवी का। डेटा बोल रहा है ज्यादा फर्क नहीं था। अब चौथी बात बोलते कि नहीं नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या, विल पावर खत्म नहीं कर सकते। मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे, आर्टिक से, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। आप इन्वेडर बोलते, पर इन्वेडर तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस बीजेपी औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं? और अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त सब बातें नहीं की गई थी, मगर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को वो भी कर देंगे। और आपको जान के हैरत होंगी कि हमारे वजीर आजम साहब ने बंबई में एक बहुत बड़े अस्पताल की इनॉग्रेशन में कहा कि प्लास्टिक सर्जरी और स्टेम सेल रिसर्च 5000 साल पहले भारत में आ चुका था। नहीं मालूम था मेरे को। 5000 years ago प्लास्टिक सर्जरी और स्टेम सेल रिसर्च 5000 years पहले आ चुका था। और कोविड में लाशें गंगा में बह रही थी, नहीं मालूम था। नहीं, रोज एक नया इंकशाफ होता है, रोज एक नई नई बातें होती हैं। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। अगर आपके पास कोई सवालात हैं, मैं बखूबी बड़ी खुशी के साथ उन सवालात का जवाब देने के लिए खड़ा हूं। और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो सवाल करेंगे आप सवाल करिए, अच्छा होगा। तबसरा करना शुरू करेंगे तो फिर सवालात का जवाब कम देना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल, रेड हिल्स लकड़ी का पुल। कोई ज़माने में आपका सरगर्म कारकुन लाल टिकरी हुआ करता था। अच्छे मोटे हो गए आप माशाअल्लाह। शुक्रिया सर। लाल टिकरी में खूब चलते थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहद शुक्रिया असद भाई। थैंक यू, अल्लाह अच्छा रखे आपको। असद भाई बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। वासिफुल्लाह कादरी साहब बेहद शुक्रिया, आपने इस गैदरिंग को जमा माइक खरीद करके बोलिए। असद भाई सवाल ये है, जिस तरह करंट हुकूमत में माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और मीडिया की खरीदो फरोख्त हो रही है,
आप क्या देखते हैं 2024 के इलेक्शन में एक कोलिशन बनेगा अपोजिशन का? देखिए, मैं आपको आप तमाम ये कहूँगा कि एक नई किताब आई है, एक प्रोफेसर हैं विनायक चतुर्वेदी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सावरकर के ऊपर एक किताब लिखी है। तो उस किताब में प्रोफेसर विनायक चतुर्वेदी ने सावरकर का जो प्रपोज सॉल्यूशन है या जो कंक्लूजन है, उसमें उन्होंने सावरकर को कोट किया कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं कि सावरकर ने कहा, जिसको प्रोफेसर विनायक चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने लिखा, कि हिंदूज हैव नॉट ओनली एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ वॉर एज इन द पास्ट, but they also needed to embrace permanent war as part of their future for Hindus to understand themselves as Hindus through an act of violence. और इनको, सावरकर को, जिसका गांधी के कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब थे, कपूर साहब, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा कि ये उसमें कॉन्स्पिरेटर थे और ये साहब को हमारे वजीर आजम, उनकी पार्टी अपना आइडियल मानती है। तो कोएलिशन होगा नहीं होगा ये तो बहुत जल्दी होगा बताना, मगर कोशिश तो करनी चाहिए। हम तो कोशिश का हिस्सा बनने तैयार है, मगर अगर कोई ये बोलेगा कि मजलिस सिर्फ हैदराबाद में इलेक्शन लड़े और कहीं पर ना लड़े, ये मुझे कबूल नहीं है। क्योंकि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट हमारे इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर जीती। किशनगंज में हमने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर बीजेपी नहीं जीती। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हम करिए कोशिश आप, मगर अगर आप ये चाहते हैं कि मजलिस भी उसका हिस्सा बने, तो फिर आपको ये जो हमको आप छीना नहीं चाहते, आप ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में हम एक अनटचेबल हैं, तो फिर ये आपका फैसला है। माने सब लोग मेरे से मिलते, अरे तुम भाषण अच्छा देते, मैं सुनता हूं, मैं मुस्कुरा जाता हूं, मैं क्या बोलूं इन लोगों को। फिर बोलते नहीं वो इलेक्शन क्यों लड़ते आप? मैं क्या करूं, कव्वाली पार्टी शुरू कर दूं एक हारमोनियम के साथ, आप राग लिख के देंगे, वो राग पढ़ लेता हूं तारीफ का आपका। बोले नहीं तुम समझते नहीं। मैं आप समझते नहीं, आपकी वजह से बीजेपी जीती, मेरी वजह से नहीं जीती बीजेपी। अब देखिए कोलिशन की आप बात कर रहे हैं, 2019 जून में अमित शाह ने होम मिनिस्टर के हैसियत से एक एक्ट को लेकर आया, अमेंड किया यूएपीए को, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट को उन्होंने और ड्रैकोनियन बना दिया, सख्त बना दिया। कांग्रेस सपोर्ट की लोकसभा में। आपका इस मुल्क का जो पेट्रियट एक्ट है वो भी इतना सख्त नहीं है। 190 डेज, 190 दिन आदमी डिटेंशन में रह सकता है। आप किए, अब आप कोएलिशन करेंगे, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप वहां पे सपोर्ट कर दिए। 370 का निकाल दिया गया, माने सरासर गलत है वो, बल्कि मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर खड़े होकर 370 सपोर्ट किया, तो मोदी बोले बहुत अच्छा किया तूने, अब दिल्ली का तेरा वही हाल करता हूं। दिल्ली का उससे खींच लिया उसके पास से, अब उन्हें पुकारते फिर रहे, मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी पर कंसिस्टेंटली आप मुकाबला करिए, तो आपको लोग पसंद भी करेंगे। लोग बोलेंगे भाई आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है। चीन हमारे मुल्क की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है।
2000 स्क्वायर किलोमीटर पर डेप्सांग और डेपचाक में। आप उठाकर देख लो, आप किसी रिसर्चर से रिसर्च करो, सबसे ज्यादा बोलने वाला मैं हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1961 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के सालाना इजलास में उस वक्त कहा था कि मुल्क को सबसे बड़ा खतरा चीन से होने वाला है। आज हम 2020 में हम देख रहे हैं कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुस के बैठा है। अगर ये मुल्क अमेरिका इंडिया को वो थर्मल कपड़े नहीं देता जो 10-15 हजार फीट के ऊपर हमारे सिपाही, बहादुर सिपाही खड़े हैं, कुछ नहीं होता था। आज अमेरिका ने इंडिया को 2 UAVs दिए, जो चेन्नई में बैठकर हम UAVs को ऑपरेट करते। आज अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना की फौज 10,000 किलोमीटर फीट नीचे से ऊपर आ रही थी, इन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस दिए तो आप लोग जाके रोक सके। तो कोएलिशन किस पे होगा? भाई आप कोएलिशन का कुछ तो कॉमन ग्राउंड बनाइए। अगर आप कोएलिशन बनाएंगे कि नहीं इनको ही हराना हमारा मकसद है तो मुश्किल है। आपका कोएलिशन ये होना चाहिए कि आइडियोलॉजी, हम उस आइडियोलॉजी को गालिब करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस आइडियोलॉजी को कामयाब करेंगे जिसमें मजहब का कोई रोल नहीं होगा गवर्नमेंट में। यह होना चाहिए आइडियोलॉजी। ये होनी चाहिए कि जो लोग इस मुल्क की जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहे हैं उनको हम मजबूत करेंगे। आप उस पर बात ही नहीं करते। राम मंदिर का जजमेंट एक साहब दिए, रिटायरमेंट हुआ, उनको आप MP बना दिए। पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ मगर तो ये चीजें हैं। तो इस पर अगर कोएलिशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी बराबर होगा, मगर अगर कोएलिशन होगा कि नहीं इनको हटा के हम इनसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं तो फिर मुश्किल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। पहले तो मैं मोहतरम नकीब मिल्लत, जो गाड़ियां दूसरी गाड़ियों को ब्लॉक की हुई हैं, दूसरे फंक्शन के गेस्ट बाहर खड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियां हटा लें प्लीज। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब को अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से मरहबा कहता हूँ, खुशामदीद और वेलकम करता हूँ और हदिया तबरीक पेश करता हूँ मेरे बरादर अकबर मोहतरम वासिफुल्लाह कादरी संजरी पाशा साहब को कि उन्होंने इस परदेश में भी अपने देश की बातें सुनने और सुनाने का ऐसा पुरसुकून अंदाज में मौका फराहम फरमाया। और मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कौमी सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमात इल्मी मैदान में, जैसा कि आपने तालीमी मैदान के डेटा को शेयर किया और जो आमदनी है मुसलमानों की उस डेटा को भी शेयर किया, इस हवाले से आपके बुज़ुर्गों की जो खिदमात रही हैं तालीमी मैदान में और जो मौजूदा आपकी क़ियादत इस मैदान में काम कर रही है वो इंतहाई काबिल सताइश है और नाकाबिल फरामोश है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आपकी क़ियादत को कौमी सतह पे, मजमूई तौर पे, मुत्तहिदा तौर पे कौमी सतह पे आपकी क़ियादत को किस तरीक़े से मजबूत किया जाए ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी और जो आमदनी और जो आज के मौजूदा हालात में तुज्जार जो परेशान हैं कि जितने मुस्लिम बिजनेसमैन के इंडस्ट्रीज़ थे वो आज बंद हुए जा रहे हैं, चूँकि जो बरादरान वतन गैर मुस्लिम बरादरान वतन हैं उनको कम्यूनल फीलिंग्स की वजह से ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं और एक बड़ी तादाद है जो माइग्रेट कर रही है इस खौफ के साथ कि हमारे आने वाली औलाद का मुस्तकबिल क्या होगा। तो कौमी सतह पे आपको किस तरीके से आपकी क़ियादत को मजबूत किया जा सकता है? साहब मैं आपको माफ़ दीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को मजबूत करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क को मजबूत करिए, मुल्क में बसने वाले कमज़ोरों को मजबूत करना है। ये मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपनी अना के लिए नहीं कर रहा हूँ।
यकीनन आप जो तमाम बातें आपने कही हैं बिल्कुल सही है, मगर इसका यह है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मंजलिस को आप कबूल नहीं करते तो किसी और को कबूल करिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूं कि जो मस्जिदों में बैठकर हमारे उलमा कराम बोलते हैं कि भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, मैं कई मरतबा जाकर उन बुजुर्गों से बड़े अदब के साथ उनसे अर्ज किया हूं कि हजरत आप इलेक्शन लड़ लीजिए ना, आप इलेक्शन लड़िए, हम साथ देंगे आपका। अगर आप बोलेंगे नहीं सेकुलरिज्म जिंदा रखो तो सेकुलरिज्म कहां है बताइए हमको। आप कौन से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? कहां है सेकुलरिज्म? आइन में है, मगर क्या वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म में नहीं है। तो और ये जिम्मेदारी जो भारत की जमहूरियत को या सेकुलरिज्म को बचाने की जो बात है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म मर चुका है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का एक जनाजा है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई आप ही जिंदा है उठा के लेके चलो, मैं नहीं मानता उसको। आपका कहां है, आपका कन्विक्शन कहां है, आपका खड़े कहां रहते हैं आप? मगर मुसलमान के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के लिए कहां तक आप जाएंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़िए, वो जरूर होगा। तो वो हो ही नहीं रहा है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि आप ऐलान कर देते, उसके बाद फिर आप बोलते नतीजा नहीं निकलता। मैं यूपी इलेक्शन की मिसाल दे रहा हूं। मैं सबसे मिला यूपी इलेक्शन में, मैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े हजरत मौलाना है, मेरे पास 2 लोगों को भिजाए, 2 मुफ्तियों को, बोले कि आप हजरत का पैगाम लाए। मेरा सर आंखों पे हुक्म करिए। बोले नहीं हजरत ये फरमा रहे कि आप इलेक्शन मत लड़िए। मैं बोला बहुत मुश्किल है। बोले क्यों? बोला मैं आधे समंदर में पहुंच चुका हूं, अब वापिस पलट के कहां से आऊंगा मैं? तो बोले क्या फिर क्या हो सकता है? बोला आप मेरा अलायंस करा दो समाजवादी पार्टी से। तो बोले बड़ी अच्छी बात है, कितनी सीट होना? बोला 10 होना। उत्तर प्रदेश में 400 असेंबली, बोला 10 दीजिए, और वो 10 वहां से दीजिए जहां पर समाजवादी का कोई एमएलए ना हो, या फिर आप सेकंड नंबर पे वहां पर, मैं 10 दे दो मेरे को आप। बड़ी माकूल बात है। जाके हजरत को बताए। मैं पूछा भाई क्या बात हुई? बोले हजरत बड़े खुश हुए आपसे। मैंने खुश तो हुए मगर मेरे दिल को भी खुश कर दो आप कुछ बोल के। तो बोले हम आपको बताएंगे। बता ही नहीं। और मैं उनको बोला देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत रही है। तो मुस्कुराए मुझ पर। मैं बाद में पूछा, मैंने क्यों मुस्कुरा रहे आप? बोले नहीं असद साहब आप अभी उतना तजुर्बा हासिल नहीं करे। बोला बिल्कुल सही है, कौन दावा कर रहा है कि मैं अरस्तुए सियासत हूं? मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है। जीत रही है बीजेपी, आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। बोले नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा जो इलेक्शन हो गए, उन तमाम हजरात ने ऐलान किया मस्जिद 2 समाजवादी को दो। क्या हुआ? वो इलेक्शन खत्म हो गया, कौन जिम्मेदार? असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार। अरे मैं फोन करके बोला भाई कम से कम आप तो मत बोलिए, आप तो मेरे से बात करने आए थे। बोले नहीं बड़ी शर्मिंदगी हो गई। अच्छा 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बंबई के, मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर। तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए। फोन खोल दिए। उसके बाद मैं बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? बोला मैं 3 सीट लड़ रहा हूं। चलिए 3 सीट का कौन सौदा करता मेरे से? तो नहीं आपकी तकरीर से इंपैक्ट पड़ता है। मिला हमारे अब्बा हमारे बुजुर्ग हमारे को जबान छोड़कर गए,
अगर आप जबानी काटना चाह रहे बोल तो फिर हम खबर में सो जाएंगे जाके। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। नहीं, इलेक्शन मत लड़िए, वो मत करिए। लड़ाई ये हो रही है कि कैसे इस मुल्क के आइन को बचाया जाए, कैसे इस नफरत को खत्म किया जाए। लड़ाई साहब मेरे लिए नहीं हो रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और लड़ेगा लड़ाई है, मगर ये चीजें हो रही हैं। आपके बारे में कोई बात ही नहीं करने तैयार है, मुसलमानों की पसमानदगी की कोई बात ही करने तैयार नहीं है। अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि मुसलमानों में एक निफाक की कैफियत पैदा किया जाए कि पसमानदा मुसलमान के नाम पे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सरजमीन दखन पर हर मकतब फिक्र के जिम्मेदारों ने, चाहे किसी भी मकतब फिक्र के हो या किसी फिरके के हो, उन तमाम ने इस बात को फरोग नहीं दिया कि ये चीजें होंगी। मगर नॉर्थ में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है ये, और वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब कौन देंगे आप? हद तो ये हो गई कि 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में प्रिजनर हैं, हाथों में हथकड़ी, उनको गोली मार दिए। मैं अपना बयान दिया, फिर मैं फोन करके 2 बड़े लोगों से पूछा, भाई आपका बयान नहीं आया। अरे छोड़िए ना, वो फुला फुला है। अरे मतलब क्या छोड़िए? अरे वो फुला आपको नहीं मालूम, वो फुला बरादर। अरे मतलब वो नहीं है सवाल, सवाल ये है कि एक गलत काम हुआ है। तो ये चीजों पर हमको गौर करना है, और नजरअंदाज करते जाते लोग। मगर अदब का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गलती को बर्दाश्त कर लेंगे। अदब का मतलब यह है कि आप मेरी गलती को बोले मेरे मुंह पे सामने आके। नहीं, हमारे बड़े, हम कैसा उनके सामने जाके बोलेंगे? अरे भाई, फारूक आजम को एक औरत खड़े रह के बोल दी, फारूक आजम के सामने। वो फारूक आजम जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान देखता तो भाग जाता था। अब ये कौन सा अदब है बताइए? हकीकत बताइए भाई, जमीन पर आइए। जैसा आप अमेरिका में बोलते कि वेक अप स्मेल द कॉफी, वेक अप एंड स्मेल द हेट्रेड। यानी आप देखो जो नफरत है। तो ये चीजें हैं जी। अगला सवाल, मिनीसोटा लाइसेंस प्लेट ग्रे कलर जीप किसी गेस्ट की गाड़ी को ब्लॉक करी हुई है। मिनीसोटा लाइसेंस प्लेट ग्रे जीप, प्लीज उसे हटा लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है, भारत न्यूज़ मार्केट के लिए नुमाइंदगी भी करता हूँ। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है कि हमारे जो असम्बली 2024 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमारे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हम एमआईएम के नुमाइंदे ठहरा करते हैं, तो क्या इस बार मंगलहाट एरिया जिसमें मुसलमानों का तनासुब कम है और हमारा दारुस्सलाम मरकज़ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, क्या इस दफ़े हमारा कोई नुमाइंदा उस जगह से नुमाइंदगी करेगा? क्योंकि राजा सिंह टीआरपी लेने के लिए हर दिन आए दिन सवालात करते रहते हैं। तो मेरा डायरेक्ट सवाल ये है आपसे। तो अभी तो इलेक्शन के लिए 6 महीने का वक्त है, कहाँ से लड़ा करेंगे वो तो बोलना ख़बलस वक्त होगा। बट वो गोशा महल की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 2019 में 2014 में मजलिस ने खड़ा नहीं किया था, 9 में भी नहीं खड़ा किया था जब गोशा महल बनी थी। उससे पहले महाराजगंज था वो, मगर वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। अब 2024 में क्या होगा वो तो बताना जल्दी होगा, मगर हमारी कोशिश ये है कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको दुनिया में भी रुसवा करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे और करते आ रहे हैं। मगर जमहूरियत में थाली 2 हाथ से बचती है, तो दूसरी तरफ से अच्छी कोशिश होगी। मौका अच्छा है, मगर अब नहीं मालूम वो लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मगर हम तो अपनी कोशिश को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ईवीएम के ताल्लुक से है
जैसे कि रुक जाइए, ईवीएम के ताल्लुक से देखिए, लोग बोलते ईवीएम में हैक हुआ है, मैं ये कहता हूं कि ब्रेन में हैक कर दिया आरएसएस ने। तो वो ब्रेन के चिप को कौन निकालेगा, उसको कौन निकालेगा? चूंकि नहीं, आम तासुर ऐसा नहीं है, वो ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, मगर रियलिटी ये है कि दिमाग में एक चिप डाल दी गई है नफरत की। अब उसको कौन निकालेगा, उसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? अब उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, मेरा दिमाग तो क्लियर है। मेरे कुछ आईटी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, हाँ, तो यूएस में, नहीं, वो कहते हैं कि इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल है तो फिर प्रूफ करके दिखा दीजिए, हम तैयार हैं। मगर राइट नाउ ब्रेन की हैकिंग हो चुकी है। अब उस ब्रेन को साफ करने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ये है, जैसे हमारा हैदराबाद में जितना भी सेंसस डिपार्टमेंट हमारा एक था पहले, जब सालार के ज़माने में, आई वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन दिस वन, एक घर का हमारे पास वो डेटा था। यूपी वगैरह में हज़ारों मुस्लिम्स के नेम बिफोर पोलिंग डिलीट कर देते, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट्स हार जाते। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया जहाँ 60-70% मुस्लिम है और हिंदू कैंडिडेट जीत के आता बीजेपी का, उसकी वजह यह कि हज़ारों नाम डिलीट हो जाते हैं। तो उसका समझ गया, उसका ये है कि मंजलिस में तो एक बाज़ाब्ता एक दफ्तर काम करता है इसके ऊपर। हर साल दिसंबर में एक वोटर लिस्ट आती, चेक करना उसको, फिर जनवरी में इंक्लूजन होता, नामों की लिस्ट आती जो 18 साल के हो चुके हैं, फिर उसको चेक करना। अब जो दूसरी रियासतों में मामला है वो सिर्फ यूपी तक महदूद नहीं है, कर्नाटका में भी हुआ है। मगर आज क्या है, आप सेल फोन पे बैठ के वो वेबसाइट खोल के अपना वोटर लिस्ट चेक कर ले सकते हैं आप नाम। हम वो भी नहीं करना चाहते, अब पोलिंग के दिन जाते, पोलिंग के दिन गए, 5 में से 2 लोगों का नाम आया, अच्छा 2 तो वोट डाल दो ना, मैं डालता ही नहीं। भूखे रह के सुबह में गया, मैं खाना नहीं खा के, हमारी बीवी लेके गई, देखो उसका नाम है, मेरा नाम नहीं है। अरे बीवी को तो डालने दो, मैं लाइव बोल रहा हूं आपको। मैं भाई बीवी को डालना, बीवी डालना और मैंने डालना, अरे मैंने नाम नहीं है ना आपका, नहीं डालता ही नहीं भाई। तो अगर आप सेल फोन में चेक कर लिए कम से कम, इसको आप लोग वाइडली बोल सकते। दिसंबर में आप लोग अपने दोस्त अहबाब को बोले कि नेट पे जाओ, सेल फोन पे देखो, चेक करो नाम है नहीं है। और ये बात सही है कि मुस्तकिल तौर पे कैंपेन करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा अहम यह है कि 2026 में जो तूफान बरपा होगा मुल्क में, वो हमने फ्रीज किया अपने पार्लियामेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को। 2026 में एक कमीशन बनेगा जो पार्लियामेंट की सीटों में इजाफा करेगा। अब उसमें सबसे बड़ा लड़ाई कहां पे होंगी? साउथ वर्सेस ज्यादा इंडिया के हिस्सों में होगी, क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन कम हुआ है और पॉपुलेशन की बुनियाद पर अगर आप सीट्स इजाफा करेंगे तो साउथ में सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, उस पर बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। अब ये नहीं मालूम कौन क्या करेगा। और आखिरी बात यह है कि एक डिलिमिटेशन हुआ था 2007-8 में, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस को बनाया गया था। आपको मालूम कि उनके सामने मैं गया था हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और तेलंगाना को लेकर, तो उसमें पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग बना कर दिए। हमारे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो जितने बल्दिया के रिटायर्ड ACPs थे उनको बुला के मीटिंग किए और उस नॉर्म्स के लिहाज से बोले कि भाई हैदराबाद पार्लियामेंट और तेलंगाना के बनाओ। मैं भी बैठे रहा उसमें, तो हम ये समझ रहे थे कि ACP साहब साथ चलेंगे, वो बोलेंगे, आखिर में हम आमीन बोल देंगे। मगर लेटर में आया कि नहीं, एक ही आदमी आना। तो फिर मैं बहुत सीखा उनसे, पूरा प्रेजेंटेशन दिए। तो वो मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह साहब उनका नाम था। वो मीटिंग हो गई, मेरे को बोले ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ,
बहुत अच्छा समझाए तुम मेरे को, और तुम नॉर्म्स को फॉलो करे। हम लोग क्या कि मूसा नदी को बताए कि ये कंटेजियस बॉर्डर है। जैसा हम लोग बोलते ना, पुल के इस तरफ देख लेना उधर नहीं आना, तो हम भी बोले पुल के इस तरफ देखना उधर नहीं आना। तो वो बना के दिए। तो उन्होंने जज साहब बोले कि तुम वाहिद मुसलमान है जो आके मेरे को ऐसा दिए, और तुम्हारे पूरे लोग मेरे खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई आप पेपर बना के देना पड़ेगा ना आपको, आपके पास प्रूफ रहता कि उन्होंने नहीं सुने उसको बताने के लिए। यूपी में ऐसे मैं जो जानता हूं ऐसे 12 से 13 लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और ऐसे 20 से 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मुसलमान 40% 35% दरमियान है, वो रिजर्व्ड है सीट। आप जाके बोले नहीं, आप बताई नहीं इन चीजों को, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई। तो ये अमेरिका में आप लोग एक टर्म इस्तेमाल करते जेरी मैंडरिंग, वो जेरी मैंडरिंग हो गई। हमको काम करना पड़ेगा ना, मेरे को नहीं आता, आपको आता, मैं उनसे उनके सामने जाके बोलना, मगर नहीं, जुम्मे की नमाज में सब बोल देंगे हो जाएगा काम, नहीं होता ऐसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में दंदान मुबारक को भी शहीद करवाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में खून में लहू लहान हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक भी लगाते थे। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। हमसे बोलिए हम खड़े नहीं होता भाई, बैठ के कागज तैयार करना, एक्सपर्ट्स को बिठाना, पैसे खर्चा करना, पैसे खर्चा करना पड़ता आपको। आप बना के दीजिए, अब देखिए आप 26 में क्या होता, सिर्फ चीखें मारेंगे, अरे वो ऐसा कर दिया। अरे भाई बनाओ बनाओ, नक्शा बना के बोलो ये नॉर्म्स के लिहाज से करो, आप ये काम करना चाहिए हमको।